आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। वैदिक काल नया टॉपिक है। वैदिक काल में हम लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बाद या सिंधु संस्कृति के बाद, सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात, सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ, हाँ हाँ क्लास करती हैं मैम, तो उसमें भी हम यही तो पढ़ा रहे हैं। अब हमारा यही तो जाएगा। अब हमारा वहाँ वो खत्म होने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहाँ तो यही पढ़ाऊंगा मैं भी। लेकिन अब यहाँ एक टॉपिक कोई चुन लिए हैं तो यही पढ़ा रहे हैं। आप 1 बजे करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो वहाँ से पढ़ाएंगे, जो अपनी क्लास है वहाँ से तो सही से पढ़ाएंगे ना। इसमें कोई टॉपिक पढ़ा देता हूँ। सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात जिस सभ्यता का उदय हुआ या जिस संस्कृति का उदय हुआ, जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे वैदिक काल या वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, जो भी आपका मन कहे, वैदिक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वैदिक संस्कृति लिखते रहिए और बताते रहिए कि सर लिख लिए हैं। ठीक। लिख लिए आप लोग? देखिए, वैदिक 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 सभ्यता के संस्थापक वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। दूसरी चीज, ये सिंधु सभ्यता के विपरीत ये सिंधु सभ्यता के विपरीत नगरीय सभ्यता ना होकर हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा है वो एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता ना होकर ग्रामीण, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन नहीं था ये,
रूरल सिविलाइजेशन, ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। उन्होंने एक सभ्यता का निर्माण किया या स्थापना किया जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। और ये नगरीय सभ्यता ना होके कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। आप लोग बोलते रहिए या हमको मैसेज से बताते रहिए। ग्रामीण सभ्यता थी। मुख्यतः मुख्यतः प्राचीन भारत का इतिहास मुख्यतः प्राचीन भारत का इतिहास मुख्यतः प्राचीन भारत का इतिहास आर्य सभ्यता से ही प्रारंभ होता है। आर्य सभ्यता से ही प्रारंभ होता है। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्य सभ्यता से हमको आर्य सभ्यता से हमको साहित्यिक साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त। सिंधु घाटी सभ्यता में हमको साहित्यिक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे, लेकिन वैदिक सभ्यता में लिपि का निर्माण हो गया था। इसीलिए हमको यहाँ से कौन से साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए? क्योंकि आर्य सभ्यता से हमको साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आर्य सभ्यता से हमको साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए। लिख लिए? लिख लिए आप लोग? लिखिए वैदिक काल का वैदिक काल का समय कितना है? तो इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल का समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। अगर हम 1500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं तो वर्तमान समय से कितने साल पहले की बात कर रहे हैं बताइए? अगर हम 1500 ईसा पूर्व की बात अभी कर रहे हैं तो जो वर्तमान समय चल रहा है 2025 ईस्वी अगर चल रहा है तो हम कितने समय पहले की बात कर रहे हैं बताइए? मैंने बताया हुआ है। देखिए, एक चीज नोट करिए कि अगर जैसे मान लीजिए 1500 ईस्वी है और इसका वर्तमान समय में
पता लगाना है कि कितने साल पुरानी सभ्यता है, तो मैंने बताया था जो वर्तमान समय है, बता देता हूँ। वर्तमान समय जो है चल रहा है अभी, जैसे 2025 चल रहा है, उसमें इस समय को जोड़ देते हैं, यानी कि जो दिया गया समय है, वर्तमान समय प्लस दिया गया समय, यानी कि अगर हम देखें तो 2025 में हम 15 से जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 5, 2, 5 और 3। इधर करते हैं, देखिए 2025, इसमें 15 से जोड़ दें तो कितना आएगा? 5, 2, 5 और 3, यानी कि लगभग हम 3525 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। कितने दिन की बात कर रहे हैं? 3525 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। और ऐसे अगर एडी निकालना हो तो जो दिया गया समय है उसमें एडी को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका एडी का समय निकल आएगा। तो इसका समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इसमें एक चीज नोट करिएगा कि ऋग वैदिक काल ऋग्वैदिक काल का समय है आपका, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें ऋग्वैदिक काल एक है जो 1500 ईसा पूर्व से एक 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा भाग है इसका उत्तर वैदिक काल। दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल, ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। लिख लिए? अब सबसे पहले जानेंगे हम कि आर्य कौन थे जिन्होंने आर्य संस्कृति की स्थापना की। तो यही डालिए आर्य। आर्य कौन थे? क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से आए, कैसे इन्होंने आर्य संस्कृति की स्थापना की। तो सामान्यतः, देखिए सामान्यतः आर्य मध्य मध्य एशिया के निवासी थे। सामान्यतः आर्य क्या थे? मध्य एशिया के निवासी थे जो अफगानिस्तान,
जो अफगानिस्तान के रास्ते जो अफगानिस्तान के रास्ते सर्वप्रथम भारत के पंजाब में पहुंची। पंजाब इलाके में आज का पंजाब में पहुंची। आर्य सामान्यतः मध्य एशिया के निवासी थे। वैसे तो बहुत से विद्वानों का अपना अपना मत है कि कहाँ के निवासी रहे होंगे, लेकिन सामान्यतः माना जाता है ये मध्य एशिया से भारत में आए। जो अफगानिस्तान के रास्ते सर्वप्रथम भारत के पंजाब इलाके में, जो आज का वर्तमान पंजाब है, उस इलाके में आए। मध्य एशिया में आपके कौन कौन से देश आते हैं? जैसे आपका उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये सब मध्य एशिया के देश हैं। तो वहीं से आर्य जो है भारत आए थे। लिख लिया इसको? देखिए, आर्य आर्य एक संस्कृत शब्द है। आर्य जो है संस्कृत शब्द है। ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ। उत्तम या श्रेष्ठ। आर्य का क्या अर्थ होता है? उत्तम या श्रेष्ठ। जिसका अर्थ उत्तम या श्रेष्ठ होता है। लिख लिए? तो सबसे पहले हम देखेंगे ऋग वैदिक काल, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय क्या है बताइए? ऋग वैदिक काल का समय क्या बताएं अभी हम? ऋग वैदिक काल का समय क्या है? हम्म, 1500 से 1000। 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। ठीक है।
ऋग्वैदिक समाज जो था, ऋग्वैदिक समाज का आधार जो था, ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार होता था। ऋग्वैदिक समाज का आधार क्या होता था? परिवार होता था। परिवार जो है पितृसत्तात्मक होता था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। अगर आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा हो तो उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ का समाज कैसा था। जिसने मेरी क्लास 1 बजे की है उसको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। परिवार पितृसत्तात्मक था यहाँ का। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता समाज में पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था? बोलिए। नहीं, यही दो अंतर हैं सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक संस्कृति में। दो अंतर हैं। वो एक नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी और मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी वहाँ पे। लेकिन वैदिक युग में पितृ सत्तात्मक सत्ता थी और ये मतलब पितृ सत्तात्मक सत्ता थी और एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। इनका मुख्य व्यवसाय जो था, इनका मुख्य व्यवसाय जो था मुख्य व्यवसाय कृषि और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने संभवतः लिखाया था मैम, आपने अगर ध्यान दिया हो। लेकिन कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जैसे बहुत सारी मा वो देवी की मूर्तियाँ मिली हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का जो है समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन था। ये भूमि को क्या कहते थे? भूमि को उर्वरा कहते थे। उर्वरा। भूमि को क्या कहते थे लोग? उर्वरा कहते थे। सॉरी। इस काल में वेद त्रयी की रचना हुई। वेद त्रयी। वेद त्रयी क्या होता है मैं बता रहा हूँ।
वेद त्रयी की रचना हुई। वेद त्रयी में आपके आते हैं ऋग्वेद, दूसरा आता है यजुर्वेद, तीसरा आता है सामवेद। इन तीनों को जोड़ के क्या कहते हैं? वेद त्रयी। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की रचना कब हुई? ऋग्वैदिक काल में। वेद त्रयी कहते हैं। और अगर चारों को मिला दिया जाए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद को भी मिला दिया जाए, आप लोग लिख लीजिएगा, +3 वो ऊपर वाले, इनको कहते हैं संहिता। चारों वेद को मिला के क्या कहते हैं? संहिता। 3 वेद अगर मिलाए जाएंगे, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, तो उसको वेद त्रयी कहेंगे। अगर अथर्ववेद उसमें जोड़ दिया जाए तो उसका क्या नाम हो जाता है? संहिता। लिख लिया? वेदों के जो संकलन करता थे, मैंने वेद पढ़ाए हुए हैं एकदम सही से, इसीलिए यहाँ बस परिचय दे रहा हूँ। वेदों के संकलन करता थे, ये थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। संकलन का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए वेद कोई एक इंसान ने नहीं लिखा है या एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, इसको कई सारे लोगों ने इसको लिखा, कई प्रतियां इसकी मिली, इसको संकलित मतलब एक पुस्तक का रूप देने का श्रेय किसको जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। ठीक है, तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों का एक अन्य नाम और है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थ होता है कानों द्वारा सुनना। वेदों को एक नाम और दिया जाता है क्या? श्रुति। श्रुत का अर्थ होता है सुनना। इसका अर्थ क्या है? सुनना। लिख लिए? लिख लिए आप लोग? थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद सर्व प्राचीन वेद है। सर्व प्राचीन वेद।
ये सर्व प्राचीन वेद है। दूसरी चीज क्या है? यज्ञ संबंधी, यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है ये। यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है। सब प्राचीन, ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद में इसको लिखिएगा। सब प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, और यजुर्वेद में आप यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। सामवेद में आपका है गीतों का संग्रह है इसमें। गीतों का संग्रह। और अगर अथर्ववेद की बात की जाए, वेद मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जो है, तंत्र मंत्र का संग्रह है इसमें। ये तीनों के क्या कहते हैं? अगर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को मिला लिया जाए, क्या कहते हैं इसको? बताइए। अगर ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को मिला के कहेंगे तो क्या नाम दिया गया है इसका? और अगर अथर्ववेद को भी मिला लिया जाए तो? संहिता। संहिता कहेंगे इसको। इसके संकलनकर्ता कौन है इसके? वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण रसायन वेद व्यास है। ठीक है। अब इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल के ही भौगोलिक विस्तार। ऋग वैदिक काल ही पढ़ा रहा हूँ, अभी उत्तर वैदिक काल नहीं आया है। भौगोलिक विस्तार क्षेत्र देख रहे हैं हम इसका, किसका? ऋग वैदिक काल के। तो प्राचीन आर्य जो थे, प्राचीन आर्य यानी ऋग वैदिक काल के आर्य, सब सिंधु क्षेत्र में रहते थे। सब सिंधु क्षेत्र में प्राचीन आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। सप्त सिंधु क्षेत्र क्या था? ये मुख्यतः जो है
ये मुख्यतः दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लेकर यमुना नदी तक फैला था। आगे लिखता हूं, यमुना नदी तक फैला था, लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए। मुख्यतः दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लेकर यमुना नदी तक फैला हुआ था। ये सप्त सिंधु जो थे, सप्त सिंधु, ये कुछ और नहीं, 7 नदियों के नाम थे। उन्हीं के आसपास नदियों के किनारे सभ्यता बसी हुई थी। सप्त सिंधु क्षेत्र जो थे वो 7 नदियों के नाम थे। सात नदियों के नाम थे। कौन कौन सी नदियां थी देख लेते हैं। सिंधु, सबसे पहले तो सिंधु ही आएगा। दूसरा आपका आएगा वितस्ता। ये किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम का। ज्योग्राफी में आप झेलम नदी पढ़े होंगे। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है बताइए, ज्योग्राफी पढ़े हैं? ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। झेलम नदी किस नदी की सहायक नदी है बताइए? तीसरा बताइए, जब तक मैं तीसरा लिखता हूँ। तीसरा है आपका अशकिनी। अशकनी, ये किसका नाम है? चेनाब का नाम सुना होगा आपने ज्योग्राफी में। इसको कौन सी नदी कहते थे प्राचीन काल में? अशकनी। चौथी नदी है आपकी पुरुषणी। पुरुषणी, पुरुषणी को रावी कहते हैं आज। वर्तमान में इसका क्या नाम है? रावी। सिंधु नदी, वितस्ता नदी जो झेलम है वर्तमान में, अशकिनी, चिनाब, पुरुषणी जो वर्तमान में रावी नदी नाम है। पांचवा है आपका बिपाशा। ये किस नदी का प्राचीन नाम है? व्यास का। छठा आपका है सतुद्री। सतुद्री, ये किस नदी का प्राचीन नाम है? सतलज का।
और सातवां आपका है सरस्वती, जो आज घग्घर के नाम से जानी जाती है। जो आज घग्घर के नाम से जानी जाती है। तो ये किसका निवास क्षेत्र था, बताइए? आर्यों का। आर्य का अर्थ क्या होता है? टाइम खत्म हो गया है, 2-4 सवाल पूछेंगे, आप लोग बताते रहिए हमको। वैदिक सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? नगरीय। नगरीय। ग्रामीण सभ्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूरल सिविलाइजेशन। और ठीक है, ये बताइए कि आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, आप लोग जान ही गए। वैदिक सभ्यता को कितने खंडों में बांटा गया है? वैदिक सभ्यता को कितने खंडों में बांटा गया है? 2। जो कौन कौन से हैं आपके? एक है ऋग वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ का समाज कैसा था, ये बताइए हमको। समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था? इनका आधार क्या होता था? इस समाज का आधार क्या था? इस समाज का आधार क्या था? ऋग वैदिक काल में कितने वेदों की रचना की गई है? ऋग वैदिक काल में कितने वेदों की रचना की गई है? एक। ऋग वैदिक काल में एक वेद की रचना की गई है, जो आपका ऋग वेद है। बाकी सारे जो वेद लिखे गए हैं आपके उत्तर वैदिक काल के हैं। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है, इनको मिला के क्या नाम दिया जाता है तीनों वेदों को? वेद त्रयी कहते हैं। अगर चारों को मिलाया जाएगा तो संहिता कहेंगे। अगर चारों को मिलाया जाएगा तो संहिता कहा जाएगा। वेद के अन्य कौन कौन से नाम हैं? एक और नाम है वेद का, संहिता है। एक और नाम भी कहते हैं वेद का, एक और नाम अभी मैंने बताया है। संहिता एक है, एक वेद तो है ही, तीसरा क्या है? श्रुति। श्रुति कहते हैं। ये श्रुति का अर्थ होता है सुनना। अच्छा, वेदों का संकलन करता कौन है? किसने वेद को संकलित किया था? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने। ठीक है। आर्य कहाँ से आए थे? सामान्यतः अगर माना जाता है तो आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? उज्बेकिस्तान है आपका, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और कजाकिस्तान। ये सब मध्य एशिया के क्षेत्र हैं। ठीक है। अफगानिस्तान के रास्ते सर्वप्रथम कहाँ आए भारत में?
आज के पंजाब क्षेत्र में आए थे, आज के पंजाब के क्षेत्र में आए थे। वैसे देखा जाए तो सिंधु क्षेत्र में आए थे सबसे पहले आर्य, प्राचीन काल में सिंधु क्षेत्र में आए थे, लेकिन आज के पंजाब क्षेत्र में आए थे वर्तमान अगर बात किया जाए तो। ठीक है, चलिए टाइम खत्म हो गया है। ओके, थैंक यू एवरीवन। आपको पीडीएफ इसका हम अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। ओके, शुरुआत हम करेंगे हमारी पृथ्वी को बनाकर, क्योंकि उसी पृथ्वी पर हमने क्या किया है, अपनी तरफ से कुछ रेखाएं खींची हैं। वास्तविक में रेखाएं नहीं है, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए पहले बनाते हैं पृथ्वी को। ये हमने बनाया पृथ्वी को। जैसे हमने कल पढ़ा था, जो भी आप क्लास में मौजूद थे उन्होंने पढ़ा था मेरे साथ। कल हमने पढ़ी थी अक्षांश रेखाएं, जो लेटी हुई रेखाएं थी, या जिन्हें हम पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींच रहे थे। आज हमें पढ़ना है देशांतर। क्या है? रेखाओं का नाम है देशांतर। ये रेखाएं किस प्रकार होती हैं? इन्हें हम खींचते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, या यूं कहें ऊपर से नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल लाइंस ये होती हैं, ऊपर से नीचे इस प्रकार से। और आगे चल के जहां ये मिलती हैं, एक बिंदु पे मिलेंगे सभी रेखाएं। एक बिंदु से शुरू होकर नीचे जहां तक आप ले जाएंगे, वहां भी एक बिंदु पर ये मिल जाती हैं। आप इस प्रकार से यहाँ ये लाइन खींचते जाएंगे। तो ये जो लाइन होती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, क्योंकि इसे हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं, बना रहे हैं। क्या वास्तविक में ऐसी रेखाएं होती हैं? नहीं होती। ये बस हमने अपने अध्ययन को आसान करने के लिए, पढ़ाई को आसान करने के लिए बनाई हुई रेखाएं हैं। ठीक है, ये है काल्पनिक रेखाएं। कैसे खींचते हैं इसे हम? पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की ओर, याद रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर। अब इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, अभी आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि जो बीच की रेखा होती है उसे विद्वानों ने नाम दिया है 0 डिग्री। ये बस आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी सब आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो विद्वानों ने जो बीच की रेखा थी, जो बीचों बीच से जाती है, उसे भाग नाम दिया है 0 डिग्री, और कहा कि इसके इस तरफ जितने भी देश होंगे, यानी कि पूर्व में जितने भी देश होंगे, उनका समय आगे चलेगा, उनका जो समय होगा वो आगे रहेगा। मान लेते हैं कि 0 डिग्री पर समय हो रहा है 5 बजा हुआ है, शाम का 5 PM है। तो यहाँ पर ये जो देश होंगे, इनका समय 5 से ज्यादा होगा, 6, 7, 8 इस प्रकार से आगे का समय होगा। और फिर बताया गया कि जो पश्चिम में देश होंगे, उनका समय नेगेटिव में होगा या कम होगा, यानी कि 3, 4, 2 इस प्रकार से समय होगा। तो देशांतर रेखाओं का यूज कहाँ करते हैं हम? तो हम समय पता करने में करते हैं कि समय किसी भी जगह का, किसी भी देश में क्या समय है, उसका हम ज्ञात करते हैं। किसके हेल्प से? तो देशांतर रेखाओं की हेल्प से। ये ओवरव्यू था। अब टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे। जहां भी आपको समस्या होगा आप डाउट पूछिएगा, माइक यूज करके या फिर कमेंट के द्वारा। देशांतर। पहले इसकी लिखेंगे हम लोग परिभाषा, क्या होता है ये? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव क्या होता है आपको कल बताया था, जो हमारी पृथ्वी होती है, इसके सबसे उत्तर में जो पॉइंट है और दक्षिण में जो बिंदु है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं ध्रुव। ऊपर का उत्तरी ध्रुव और नीचे का दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, या पोल भी जिसे इंग्लिश में पोल कहा जाता है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक अर्ध वृत्त, यानी कि आधा गोला बनाती हैं ये। अर्ध वृत्त, वृत्त मतलब होता है सर्कल, गोला या रेखा। ये तो, या तो आप इन्हें अर्धवृत्त कहिए क्योंकि ये आधा सर्कल बनाएंगे, या फिर इन्हें रेखाएं कहिए। अर्धवृत्त कैसे कहा जाएगा, समझते हैं इसको। ये हमने बनाई हमारी पृथ्वी, और ऊपर जो बिंदु है उसे क्या बोला गया है?
उत्तरी ध्रुव, इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे बिंदु होता है पृथ्वी में, जहां पृथ्वी बहुत ही सिकुड़ जाती है, जहां संकुचन होता है, जिस पॉइंट पे यहाँ पर बिंदु मिलेगा, उसे बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यहां से लेकर आप कोई भी लाइन खींचेंगे, चाहे एकदम सीधी खींच दीजिए, चाहे घुमा के खींचिए, इस प्रकार से ये सभी लाइन क्या कहलाएंगी? सभी लाइन देशांतर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? देशांतर। इस प्रकार से आप इन्हें खींच सकते हैं। और देशांतर रेखाओं को हम अर्धवृत्त क्यों कह रहे हैं? अर्ध मतलब होता है आधा, और वृत्त मतलब सर्कल। तो आधा ये गोला बनाती हैं। आप देख पा रहे होंगे, यदि हम एक लाइन को लें इस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं आपकी पृथ्वी कैसी है? गोल है। ये 2D फिगर है। आप फुटबॉल को लीजिए और उस पर एक लाइन बनाइए अपने सामने की तरफ, इस प्रकार से, तो आपको क्या दिखेगा कि आधा सर्कल बना है। जब आप दोनों तरफ लाइन बना देंगे, क्योंकि दो तरफ होगा ना, फुटबॉल तो 3D में है, गोल है, तो वहां पर आप दोनों तरफ सर्कल बना सकते हैं, तो वहां पर पूरा गोला बन जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस लाइन की, तो ये लाइन जो है पृथ्वी पर हमारे सामने एक आधा गोला प्रस्तुत कर रही है, आधा गोला हमें दिखा रही है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? मनीष, अंजुम, दीपेंद्र, प्रेरणा, पारुल एंड अंकिता, इतना समझ में आ गया है सभी को? यदि हाँ तो कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हुई बेसिक सी बात। ये ध्यान रखिएगा, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं है। ऐसी कोई रेखाएं पृथ्वी पर नहीं बनी है। ठीक है, ये हमने बनाई है अपने अध्ययन के लिए। चलिए अगली बात, इनकी दिशा क्या होगी? इन्हें किस दिशा में बनाया जाएगा? तो अभी हमने देख लिया, उत्तर से दक्षिण तो खींचेंगे, लेकिन दिशा का मतलब क्या है? यहाँ पर दिशा देखिए कि जब आप इसको बना रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर मिला रहे हैं, तो या तो ये इस तरफ बनती जाएंगी या फिर इस तरफ बनेंगी। दो ही तरफ बन सकती हैं। तो दिशा में आपको याद रखना है पश्चिम या पूर्व। या तो पूर्व में आप बनाएंगे इसको, या आप बनाएंगे पश्चिम में। दो ही तरफ आपको ये लाइन दिखाई देंगी पृथ्वी में। ठीक है, उसके बाद इसकी इकाई क्या है? लिखने का तरीका क्या है? जब हम किसी देशांतर को लिखेंगे तो जिस प्रकार आपको समझाया गया था अक्षांश में, वही यहाँ पर भी होगा। इकाई लिखने का तरीका, सबसे पहले आप लिखते हैं डिग्री। क्या लिखते हैं? डिग्री। कितना डिग्री है? अभी डिग्री कहाँ से है वो भी समझेंगे अब। फिर आप लिखते हैं मिनट, फिर आप लिखेंगे सेकंड, और अंत में आप लिखेंगे दिशा। ठीक है, जैसे कि ये हमने बनाया और ये आपका 0 डिग्री है। उसके बाद हमने बनाया कोई दूसरी लाइन, इसे मान लेते हैं हम लोग 2 डिग्री है, जो दूसरी है 2 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिशा आपकी हो गई पूर्व, और यहाँ पर क्या है? ये पश्चिम हो गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसका हम लिख लेते हैं 2 डिग्री, कोई मिनट मान लेते हैं कि 4 मिनट होगा, तो एक बार डैश लगाएंगे, और सेकंड जब होगा मान लेते हैं 5 सेकंड है, तो 2 बार डैश लगाएंगे। दिशा क्या है? ये पूर्व की तरफ बनी हुई है, तो पूर्व में। इस प्रकार से आपको ये लिखना आना चाहिए। इस प्रकार देशांतर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप देखते हैं कि मिसाइल्स या रॉकेट को छोड़ा जाता है, तो उनके पास 2 लोकेशन होती है। किसी रॉकेट को, किसी मिसाइल को छोड़ना है किसी देश पर, तो आपको उस लोकेशन की, जहां पर आपको वो हिट करना है, उस लोकेशन की हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो अक्षांश, और दूसरा होता है देशांतर। अगर हमें देशांतर भी पता है, अक्षांश भी पता है, तो हम क्या करेंगे? अपने सिस्टम में, जो हमारे मिसाइल सिस्टम है, उसमें वो फीड कर देंगे। हम क्या करेंगे? फीड कर देंगे, उसमें टाइप कर देंगे, और ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो रॉकेट है या जो मिसाइल है, वो जाकर उसी लोकेशन को हिट कर देगा। तो ये सिस्टम बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही हमारी हेल्प करता है साइंस में भी। ठीक है, ज्योग्राफी में तो करता ही करता है, साइंस में भी काफी ये हमारी हेल्प करता है। इतनी बातें क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर? बताइए यस और नो। तो आप लोग अगर साइंटिस्ट बने कभी, तो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मनीष कह रहे हैं फिर से। ठीक है मनीष, सुनिए ध्यान से, देखिए आप सुनिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ फिर से। जब आप इन लाइंस को बनाएंगे, जैसे हमने पृथ्वी बनाई, अब इस पृथ्वी पर लाइन बनाना है, आप ऊपर से नीचे खींचेंगे, वो ठीक है। आप क्या करेंगे? और लाइन खींचेंगे, कुछ इस तरफ बनाएंगे और कुछ इस तरफ बनाएंगे। तो दिशा क्या हुई? या तो पूर्व की तरफ लाइन बनती जाएंगी, पूर्व दिशा में लाइन बनती जा रही है, आप देख रहे हैं इस प्रकार से।
उसी प्रकार पश्चिम की ओर भी लाइन बनती जाएंगी। ये चीज हमने यहाँ पर लिखी दिशा में। फिर इसको लिखने का तरीका कि किसी भी लोकेशन का देशांतर क्या है, वो तरीका क्या है। पहले आप डिग्री लिखते हैं कि कितने डिग्री पर है, फिर आप मिनट लिखते हैं और मिनट के साथ एक डैश लगाते हैं, एक कॉमा लगाते हैं ऊपर। सेकंड लिखते हैं, फिर सेकंड के साथ दो कॉमा, और जिस दिशा में वो देशांतर है यानी वो लाइन है जिस दिशा में है, जैसे यहाँ पर ये लाइन जो बनाई हमने, जो आपका 2 डिग्री लिखा हुआ है, इसकी दिशा क्या है, पूर्व में, क्योंकि पूर्व की तरफ ये बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर पूर्व लिखा है। ये बात बताई मैंने। फिर आपको ये बताया कि जो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, साइंटिस्ट उसमें अक्षांश और देशांतर, ये दो वैल्यूज होती हैं, इनका प्रयोग करते हैं। देशांतर आप पढ़ ही रहे हैं, तो इनसे क्या होता है, किसी भी एक लोकेशन जो होती है उसकी हमें सटीक जानकारी होती है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया को मारना है, किसी भी दूसरे देश को रॉकेट मारना है, तो इंडिया के सिस्टम में यानी मिसाइल सिस्टम में हमें अक्षांश और देशांतर को टाइप करके वहां पर फीड करना पड़ेगा, तब जाके वो उस लोकेशन को, जैसे पाकिस्तान में कहीं चीज हिट करनी है तो हमें उस लोकेशन को वहां पर फीड करना पड़ता है। इसमें अक्षांश भी आपको डालने पड़ेंगे और देशांतर। अक्षांश देशांतर क्या होता है, देशांतर तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि आप पिछली क्लास में नहीं थे, तो मैं आपको बता दूं अक्षांश क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कि अपना भारत है, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब इसमें देखिए आप चार कोने हैं इसके, एक ऊपर ये कोना है, एक नीचे ये है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं समझा रहा हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार कोई भी देश होगा तो उसके कहीं ना कहीं चार कोने आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही फैला होगा वो, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें आप लाइन बनाइए, इस प्रकार लेटी हुई लाइंस को आप बना दीजिए इसके ऊपर। ये जो लेटी हुई लाइंस हैं ये कहलाती हैं आपकी अक्षांश। ये क्या है, लेटी हुई लाइन, ये कहलाती है अक्षांश, जो हम कल पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अब ये अक्षांश कोई ना कोई यहाँ से कोई गुजरा कि नहीं गुजरा, देखिए इस पॉइंट पे ये आपका ये लाइन आ गई। इसी प्रकार यहाँ से भी कोई अक्षांश जा रहा होगा, तो यहाँ पर जहां पर हमारी जो भारत है वहां से कोई ना कोई अक्षांश जाएगा, अक्षांश में कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है, कोई ना कोई मान उस अक्षांश का होगा। तो ये क्या हो गया, ये दो कोनों की हमारे भारत की वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी अक्षांश के द्वारा। अब क्या करें, अब सीधी लाइन खींचे, जो हम देशांतर पढ़ रहे हैं आज उसकी बात कर लेते हैं। देशांतर क्या है, ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींचना है, तो खींचे, यहाँ से शुरू करिए, इस प्रकार से लाइन खींचते जाइए ऐसे करके। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये हमारे भारत को भी इस प्रकार से कहीं ना कहीं टच करेगी लाइन, और जहां ये टच करेगी ये इसका क्या होगा, देशांतर होगा। तो हमें अक्षांश मिल जाएगा लेटी हुई लाइन के द्वारा, और देशांतर जो लंबी लाइन होती है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, उनके द्वारा देशांतर मिल जाएगा। दो लोकेशन हमें मिल जाएगी, और इसके द्वारा कोई भी देश क्या कर सकता है, भारत की स्थिति को, लोकेशन को जान सकता है। समझ में आ गया मनीष, क्लियर हुआ सभी को? क्या सभी को क्लियर है, प्लीज बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनीष आपको हो गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमें इसमें लिखना है वो ये है विशेषताएं। इन रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं, और यहाँ से मेंस का सवाल भी बन सकता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट करिए, लिखने को भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, पहला यहाँ पर जो है इसका विशेषता वो ये है कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। दूसरा यहाँ पर जो इसकी विशेषता है वो ये क्या है कि प्रत्येक जो देशांतर है, प्रत्येक देशांतर यानी प्रत्येक लाइन जो आप बनाएंगे इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर, वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल इस पर बन चुका है
यहाँ पर प्रत्येक देशांतर क्या करेगा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में, कैसे, इक्वल पार्ट्स में, यहाँ भाग लीजिए, भागों में डिवाइड करेगा। इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। अब कैसे करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मान लेते हैं आपकी पृथ्वी है और यहाँ पर हम बनाएंगे आप देशांतर। क्योंकि ये 2D फिगर होगा, फिर भी हम ट्राई करेंगे हम 3D बना सकें, जिससे आपको समझ में आ जाए पृथ्वी के बारे में। ये मान लेते हैं आपका ध्रुव यहाँ पर है, ये क्या है, आपका ध्रुव है, ठीक है। ये आपका जो पोल है, जो हम पहले सबसे ऊपर बना दे रहे थे यहाँ पर ऊपर, इसी को मैंने क्या किया, थोड़ा पहले बनाया, जिससे आपको थोड़ा ये 3D लगेगा। अब देखिएगा यहाँ से एक हम लेते हैं पॉइंट, इस प्रकार से बनाएंगे यहाँ तक, पूरा ऊपर तक। सेम इसी प्रकार से ये और ये इस प्रकार से। दूसरी लाइन यहाँ से बना देंगे इस प्रकार से, और ये। तो यहाँ पर जो प्रत्येक देशांतर है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगा। आप बस ये बीच वाली लाइन को देख लीजिए, इससे आप समझ जाएंगे। ये बीचों बीच की लाइन है, ये वाली जिसे मैंने डार्क किया हुआ है, ये जो बीच की लाइन है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, ये पूरे कैसे जाएगी, ऊपर से भी जाएगी और पूरा ही घूम के यहाँ से वापस आ जाएगी। तो प्रत्येक लाइन क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। लेकिन अक्षांश में ऐसा नहीं था, कल हमने पढ़ा था, वहां सिर्फ जो एक लाइन है 0 डिग्री, सिर्फ वही ऐसा काम करती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो प्रत्येक देशांतर है, सारी की सारी देशांतर लाइन, वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। चलिए अगला बिंदु, यहाँ पर अगला पॉइंट इसके बारे में, तीसरा पॉइंट, प्रत्येक देशांतर महान वृत्त बनाती है, महान वृत्त बनाती है। अब ये क्या चीज है, अभी समझते हैं। बनाती है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका एग्जाम में। देखिए अभी ग्रेट सर्कल क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर कोई भी देशांतर आप बनाएंगे तो हमने देखा था कि पृथ्वी को वो क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। अब ये जो लाइन आपने बनाई है, क्योंकि ये लाइन पीछे भी बनेगी, क्योंकि 3D आप तो देखते हैं, फुटबॉल का आप एग्जाम्पल सोचिए, आप लाइन बनाएंगे उस पर एक तरफ से, तो आप उसके चारों ओर बनाएंगे, तो पूरा एक क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। लाइन का क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। तो ये लाइन क्या करेगी, एक गोला बनाएगी, एक वृत्त बना देगी। इसी प्रकार आप कहीं से भी फुटबॉल पे कोई और लाइन खींचेंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो वो भी क्या करेगी, एक और गोला बना के आपको देगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से लीजिए और ये बना दीजिए, यहाँ पे सही नहीं बन पा रहा है, इस प्रकार से आप क्या करें, पीछे तक बना देंगे इसको, तो एक घूम के वापस नहीं आएगी। तो एक तरह से क्या होगा, सभी देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, एक सर्कल बनाती हैं। यदि आप फुटबॉल का एग्जांपल दिमाग में लाएं, उसको इमेजिन करें कि आप क्या कर रहे हैं, उसके चारों ओर क्या एक लाइन खींचते जा रहे हैं। लाइन खींचने से क्या होगा, वो सारी लाइन क्या बनेगी, एक तरह से सर्कल बन जाएगी, इस प्रकार से सर्कल बनती जाएंगी। तो यही बात हमने क्या किया, यहाँ पर लिखी है कि प्रत्येक देशांतर महान वृत्त बनाती हैं, यानी ग्रेट सर्कल, पूरा सर्कल बनाती हैं। जब उनको हम पूरा कर देंगे चारों तरफ से, तो वो लाइन क्या बनाएगी, ग्रेट सर्कल। नहीं, अक्षांश ऐसा नहीं कर पाती हैं, तभी तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक देशांतर। अक्षांश के बारे में आपको बता दूं, यही बता देता हूँ, ठीक है। कल हमने पढ़ा था, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। अक्षांश में क्या केस होता है वो समझ लीजिए। देखिए अक्षांश कैसी रेखा है, वो लेटी हुई रेखा है, इस प्रकार से। यहाँ पर क्या होगा, आप इस रेखा को ऐसे बनाते जाएंगे ऊपर की ओर और नीचे की ओर बनाते जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है ग्रेट सर्कल की। ग्रेट सर्कल मतलब ये है कि सारी रेखाएं एक जैसे सर्कल बनाए, एक जैसा गोला बनाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये जो लाइन है ये वाली, ये जब गोला बनाएगी, यानी इसके पीछे आप बना देंगे इस प्रकार से, ये बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। लेकिन ये जो है लाइन, ये छोटी सर्कल बना पाए, क्यों, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है। आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये ज्यादा लंबी है और ये जो है ये कम लंबी है। फिर जैसे आप ऊपर जाएंगे तो लंबाई जो है इनकी घटती जा रही है। अब ये से ये लाइन है, आप सबसे ऊपर वाली देखिए,
इसे आप बना दीजिए इस प्रकार से, इतना ही बड़ा सर्कल बन पाएगा। लेकिन अगर हम सबसे बीच में जो लाइन है उससे बनाएंगे तो ये इतना बड़ा सर्कल बनेगा इस पृथ्वी पर या फुटबॉल पर। तो जो अक्षांश होंगे वहां पर सिर्फ एक ही रेखा ऐसी होती है जो कि एक महान वृत्त बनाती है, ग्रेट सर्कल बना पाती है, ठीक है। और जो आपके देशांतर है वहां पर सारी के सारी रेखाएं महान वृत्त बनाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर सबकी लंबाई बराबर है। आप लाइन खींचेंगे ऊपर से नीचे की ओर, सबकी लंबाई कैसी है? बराबर है। यहाँ पर लंबाई का कोई केस ही नहीं बनता है। इसलिए सारी रेखाएं, सारी देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? ग्रेट सर्कल या महान वृत्त बनाती हैं। क्लियर है सभी को? इतनी बात समझ में आ गई है? सभी बताइए। ओके, वेरी गुड। संदीप नहीं है क्लास में? चलिए, अंजुम जी आपको समझ में आ रहा है? यदि कोई समस्या है तो आप पूछ लीजिए, यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज यस और नो बताइए, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड करेंगे तभी तो हमें समझ आएगा ना कि ये क्या समस्या है आपको। अंजुम आपको क्लियर है? डाउट तो नहीं है कोई? प्लीज बता दीजिए, फिर आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप संकोच मत करिए, मुझे पता है कि आप अभी नए नए हैं तो आपको लगता है कि हम सवाल पूछेंगे तो सर क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब पहली बार पढ़ते हैं चीजों को, ठीक है। सब तैयारी पहली बार ही करते हैं, तो संकोच करेंगे तो आपका खुद का घाटा होगा। चलिए, अब आगे की बात हम समझ लेते हैं, फिर से हम बनाएंगे इसको प्रॉपर वे में। ये हमारा बन गया बीच की लाइन, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें कितनी भी इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम इतनी ही करेंगे जिससे आपको ज़्यादा ये समझ में आए, वॉच पॉच ना हो जाए। चलिए, ये हमने बनाई कुछ देशांतर रेखाएं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं इन सभी की लंबाई कैसी है? तो आप कहेंगे सर लंबाई समान है। लंबाई कैसी है? सभी रेखाओं की लंबाई समान है, बराबर है, इनमें कोई अंतर नहीं है। सब ऊपर से लेकर नीचे की ओर है, सब एक प्रकार से लंबाई समान रखती है। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में आप देखेंगे क्या है? क्या ये बराबर है डिस्टेंस? आप देखिए ध्यान से, क्या यहाँ जो डिस्टेंस है ए पॉइंट पर और यहाँ पर जो दूरी है इन रेखा के बीच में बी पॉइंट पर, क्या ये बराबर है? बताइए, यस और नो। ए और बी जो दूरी है क्या ये बराबर है? बताइए, हाँ या ना। वेरी गुड, नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही। मनीष, प्रेरणा, पारुल, वेरी गुड। चलो, तो ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर जो दूरी होगी वो बराबर नहीं होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है गोल है, और गोल चीज आप बनाएंगे, पहली बात तो एकदम गोल नहीं है पृथ्वी। कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है। यदि पृथ्वी की हम रियल उसका जो शेप उसकी बात करें तो ऊपर चपटी है पृथ्वी इस प्रकार से, और किनारे जो है बाहर वो निकली हुई, एकदम गोल नहीं है। वो तो हम पढ़ने के लिए बना लेते हैं, इस प्रकार से ऊबड़ खाबड़ है। तो जब आप रेखाएं ये बनाते हैं तो इन रेखाओं में जो दूरी है एक दूसरे के बीच में, जो डिस्टेंस पड़ता है वो इक्वल नहीं है, असमान है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो देशांतर। अभी आपको सवाल भी कराएंगे, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है वो चीज। दो देशांतर रेखाओं के मध्य असमान दूरी होती है, ठीक है। दूरी जो है वो कैसी? असमान है। आप उसको बना भी लीजिएगा जिससे आपको समझ में रहे बाद में कि सर ने क्या समझाया था। ए और बी लिख के, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। ए की जो दूरी है वो बी से ज्यादा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक। चलिए, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। ये जो दो लाइन है, एक ये और एक ये दूसरी वाली, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं गोरे। गोरे शब्द पूछा जाएगा आपसे कि गोरे का अर्थ क्या है? निम्नलिखित में से गोरे का क्या मतलब है? इस प्रकार के सवाल बहुत बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि टफ श्रेणी के क्वेश्चन है, टफ कैटेगरी के सवाल है।
गोरे क्या होता है? तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी, इस दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। ठीक है, गोरे। अब आप मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सोच के जवाब दीजिएगा। किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे कम कहां पर होगी? सबसे कम, न्यूनतम, जहां दूरी लगभग खत्म ही हो जाए, बताइए। दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी सबसे कम कहां पर आपको दिख रही है? वेरी गुड, बहुत अच्छे मनीष एंड दीपेंद्र, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड प्रेरणा। बहुत अच्छे पारुल। तो आप सही बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने और बहुत ही फुर्ती में आंसर दिया है, वेरी गुड। तो आप देख पा रहे हैं कि ध्रुव पर सर सारी लाइन आपस में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी है वो मिलेगी हमको ध्रुव पर या पोल्स पर। अब अगला सवाल आपके लिए है कि हमें ये बताइए कि अधिकतम दूरी कहाँ पर होगी? दो रेखाओं के बीच में यहाँ पर अधिकतम दूरी कहाँ पर होगी? वेरी गुड मनीष, वेरी गुड, बहुत अच्छे पारुल। मनीषा, तो सॉरी मैं मनीष पढ़ रहा था अभी तक, आई एम वेरी सॉरी मनीषा जी। चलिए, प्रेरणा, दीपेंद्र, सबका सही जवाब है। अंकिता, वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होगी? सेंटर में होगी, जहां पर ये सबसे दूर दूर दिख रही है। और पोल्स पर क्या होगी? सबसे कम होगी। वेरी गुड अंजुम, शाबाश। इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे, लिखेंगे दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होगी, ध्रुवों पर, जिसे हम बोलते हैं आपका 90 डिग्री भी कहते हैं। ध्रुव को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं ध्रुव। और अधिकतम, अधिकतम आपकी होती है दूरी, इसको 90 मत करिएगा, नहीं आप कंफ्यूज जाएंगे कि 90 क्या हो गया। ठीक है, इसे मिटा दीजिए, बस इतना लिखे ध्रुवों पर। अधिकतम कहाँ होती है? तो लिखेंगे मध्य में। ठीक है, मध्य में। चलिए, तो ये दो चीज आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद अगली बात यह है, सवाल बनता है कि कितनी संख्या है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप निकालेंगे कुल संख्या। देखिए, क्योंकि हमने देखा पृथ्वी को हमने गोल बनाया था, यानी पृथ्वी जो है इस प्रकार से, ये सर्कल होता है 360 डिग्री का, सभी जानते हैं कितना होता है सर्कल? 360 डिग्री का होता है। इसे आप दो भाग में बांट दीजिए, दो भाग में बांटने का मतलब दो से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। सही बात है, ये कंफर्म है? सही किया है मैंने? ठीक है, चलिए। तो ये बात सभी को पता चल गई कि सर 180 डिग्री हो जाएगा आधा हिस्सा। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, 180 डिग्री यहाँ बन जाएंगे पूर्व में और 180 बनेगा पश्चिम में। तो कुल मिला के कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? 360 हो जाएंगी, क्योंकि बीच में आपकी 0 डिग्री है। फिर आप शुरू करेंगे 1 2 3 इस प्रकार से 180 यहाँ बना देंगे आप। फिर उसके बाद यहीं से 1 2 3 करके 180 यहाँ बना देंगे। तो कुल संख्याएं होती आपकी कितनी होती हैं? 360। ठीक है, तो कुल संख्या याद रखिएगा कितनी है? 360 रेखाएं होती हैं। ये बात क्लियर है? सभी को समझ में आ गई है? क्लियर है? बताइए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर दो रेखाएं हैं जिनके बारे में आप जान लें। सबसे पहला एक है आपका 180 डिग्री देशांतर, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछूंगा
आप ये बताइए कि जब आप ये रेखाएं बनाएंगे 1 से लेकर 180 तक, तो कहीं ना कहीं एक रेखा तो कॉमन होगी, होगी नहीं होगी बताइए? एक लाइन होगी, वो कॉमन बनेगी ना। जब आप गोला पे बनाएंगे रेखाएं, तो अंत में एक लाइन कॉमन मिलेगी आपको दोनों तरफ से। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 डिग्री बनाया, उसके बाद मैं बनाते चला गया 1 2 3 180 मैंने यहाँ बना दी। अब ये घूम के यहाँ पे क्योंकि गोल है, तो ये घूम के इसके पीछे आएगा 180। समझ पा रहे हैं आप? देखिए ये 0 डिग्री था यहाँ पे, तो क्योंकि पृथ्वी गोल है तो हम गोला मान लेते हैं ऐसे। ये बना 0 डिग्री। अब बनेगा 1 2 3 4 ऐसे करके 180 यहाँ पे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? 1 2 3 ऐसे करके यहाँ बनाएंगे 180। फिर यहाँ भी आपको बताया मैंने कि इस साइड बनाइए आप, क्योंकि ये बीच की रेखा थी, इसे हमने 0 डिग्री बोल दिया। इसके बाद फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस प्रकार से आप जाएंगे तो यहाँ पर 180 देखिए फिर से आ जाएगा। तो 180 क्या है, ये कॉमन पड़ेगा, दोनों में समान रहेगा। क्लियर है ये बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बताइए। ये बात समझ में आ गई कि 180 कॉमन रहेगी लाइन दोनों में ही? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश पारुल। तो यहाँ पर बस हम यही समझना था कि 180 जो है वो कॉमन है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी, यानी पूर्व से भी बनाएंगे तो यही बनेगा, पश्चिम से ही बनाएंगे तो 180 पे आप आगे आप रुक जाएंगे। तो ये कॉमन रेखा है, ये दोनों में एक समान रहेगी, और इसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट पेन बंद हो जाती है बीच बीच में, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये चीज आपको याद कर लेनी है कि 180 डिग्री क्या है, ये डेट लाइन है, यानी डेट की जानकारी हम कहाँ से निकालते हैं, वो आपकी रेखा पड़ती है 180 डिग्री। ठीक है, इसके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र में वहां पर क्या डेट होगी उसके बारे में पता करते हैं। कैसे करते हैं उसको सुन लीजिए, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बना दो 180 डिग्री इस प्रकार से, और यहाँ लिख दो ईस्ट या पूर्व, और यहाँ लिख दो पश्चिम या वेस्ट। तो 180 डिग्री पर कोई भी देश है, अगर वहां से कोई व्यक्ति जाता है पूर्व की ओर, तो उसमें क्या होगा, ऐड होगा, दिन ऐड हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर आपका है संडे, मान के चलते हैं कि यहाँ पर है संडे, 180 डिग्री पर कोई देश है, क्योंकि ये लाइन कहीं ना कहीं देश से तो जाएगी, किसी ना किसी देश को काटेगी। यहाँ पर संडे मान लेते हैं, तो जब ये जाएगा इसके पूर्व की ओर तो यहाँ हो जाएगा मंडे, और इसके पीछे जाने पर माइनस कर दीजिए, यानी कि सैटरडे हो जाएगा। बस ये यहाँ पर आपको ध्यान करना है अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है। बस इतना क्लियर है सभी को? यस और नो? और यही चीज इस बार 2025 के यूपीएससी ने पूछी है। वहां पर स्टेटमेंट में सवाल दिया हुआ था। सवाल क्या था कि कोई हाँ, वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था सेकंड वाला, जैसे दो देश हैं आपके, एक आपका रशिया है और एक आपका है अमेरिका। तो वहां पूछा था कि कोई व्यक्ति है, वो इस प्रकार से डेट लाइन पर है, और जब वो वहां पर जो है दिन था आपका मंडे का, कि डेट लाइन पर 180 पर डिग्री पर मंडे है, तो जब वो जाएगा आपका रशिया की ओर तो वहां पर संडे हो जाएगा। तो वो स्टेटमेंट वहां पर गलत दिया हुआ था, क्योंकि दिन बढ़ता है, आगे जाने पर दिन बढ़ जाता है, पीछे जाने पर वो घट जाता है। ठीक है, चलिए सभी को समझ आ गया है। अब इसके आगे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स करना। ये हमने बेसिक बातें सीख ली हैं, अब आपको बहुत ही मजा आएगा सवाल करने में। अच्छा, मैथ तो आती है थोड़ी बहुत, आप सभी को नहीं आती, इतना बता दीजिए, उसके हिसाब से मुझे करवाना पड़ेगा। तो मैथ आती है सभी को थोड़ी बहुत, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, बेसिक चीजें? अगर समस्या है तो बता दीजिए, शर्माइएगा नहीं मेरे सामने, ठीक है? आपको मैं सारी चीज सिखाऊंगा। चलो ठीक है, सभी को आता है। तो पहली बात तो ये है कि आपको सभी को पता है कि पृथ्वी हमारी
एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में क्या करती है पृथ्वी? एक राउंड लगाती है, एक चक्कर लगाती है, ये बात सभी को पता है। और क्योंकि पृथ्वी क्या है, सर्कल है, गोला है, तो एक चक्कर लगाने में डिग्री बताएंगे तो डिग्री हो जाएगी 360। हाँ या ना? बताइए, इतनी बात क्लियर है? यस और नो करते जाइएगा जिससे मैं आगे पढ़ता जाऊं। ये बात समझ में आ गई है? 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगी पृथ्वी और पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक घंटे की वैल्यू निकालनी कि एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है। तो यहाँ पर एक को रहने दीजिए और 24 को भेज देते हैं हम कहाँ पर, 360 के नीचे। यही करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देंगे, 24 को नीचे भेज देंगे तो एक घंटे का हमारे पास आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर आपका ये लगभग आएगा। यदि आप इसको काटेंगे, 4 से काटें तो कैसे काटेंगे, 4 से 6 बार, या 6 से काटें, 6 से काटेंगे तो 36 और 6 चौके, तो यहाँ पर बचा ये 60। फिर काटेंगे 15 से, 15 चौके 60, तो बचा 15 डिग्री। तो हो गया ये 15 डिग्री, यानी कि एक घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। ये बात समझ में आ गई? ये पहला फॉर्मूला हुआ। क्लियर है इतना? बताइए यस और नो प्लीज। ये बात समझ में आ गई होगी? एक घंटे में पृथ्वी हमारी घूमेगी 15 डिग्री। ठीक है, चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया सर। अगली बात क्या है, अब मैं चाहता हूं कि मैं मिनट में निकालूं, ये घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट करके निकाल लूं कि एक मिनट में कितनी घूम जाती है पृथ्वी, उसे निकालते। क्या करें, एक घंटे में होता है 60 मिनट, ये सभी जानते हैं, एक घंटे में 60 मिनट है। और 15 का 15 पैसे का ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, अब हमें निकालना है कि एक मिनट में, या ऐसा करें एक डिग्री में निकाल लें कि एक डिग्री में या एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, वो ज्यादा आसान होगा। तो एक को यहाँ पे खाली छोड़ो और 15 को भेजो नीचे, तो 60 के नीचे लिख दो 15 को और काट दो, 15 चौके 60, 4 बार कट गया, बचा आपका यहाँ पे मिनट। तो एक डिग्री घूमने के लिए समय लगेगा 4 मिनट, या यूं कहें 4 मिनट में पृथ्वी घूम जाएगी एक डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला। इतनी बातें क्लियर है? बताइए सभी लोग, फिर आगे बढ़ें। इसी के आधार पे आप सवाल कर पाएंगे जो यूपीएससी ने कई बार पूछा है। क्लियर है सभी को इतना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब करते हैं सवाल। सवाल कैसा था सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, बेसिक सवाल पूछेंगे सबसे पहले आपसे हम। सवाल आएगा कि 0 डिग्री पर देशांतर है कोई, यहाँ पर समय हुआ है दोपहर के 12 बजे हुए हैं। दोपहर के 12 क्योंकि पीएम लिखा है, तो दोपहर के 12 एएम होता तो सुबह के 12 या रात के 12। ठीक है, फिर पूछा आपसे कि बताइए 30 डिग्री पर समय क्या होगा। कोई देश 30 डिग्री पर है, वहां समय क्या होगा। अब इसकी स्टेप सुनिए कैसे करेंगे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से सभी लोग, फिर आपको मैं दूंगा करने को। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, अंतर निकालिए। यहाँ से यहाँ अंतर कितना है, 30 में से 0 को माइनस करिए। पहले स्टेप में अंतर निकालेंगे। अंतर क्या आएगा, 30 माइनस 0 आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आया 30 डिग्री में, ये आपका अंतर 30, क्योंकि यहाँ डिग्री चल रहा है ऊपर। अब क्या करना है, हमने देखा कि सर एक डिग्री में होता है 4 मिनट। एक डिग्री में क्या है, 4 मिनट। और यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में कितना होगा, 4 से कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि एक में 4 होता है, तो 30 में कर देंगे आप 4 का मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 120 मिनट। ये मिनट में क्यों आया, क्योंकि 4 मिनट है यहाँ पर। क्लियर है इतना? यस और नो बोलते जाइएगा, कहीं भी समस्या हो तो रोकिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है। तो ये 4 मिनट से मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर जो आया मिनट में आया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस मिनट को चेंज करेंगे घंटे में। तो एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 120 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, इसे या तो आप, यदि आपको पता है तो सीधे आप कर लेंगे कि सर 2 घंटे हो जाएंगे, या फिर आप क्या करें 60 से कर लीजिए डिवाइड, क्योंकि 60 क्या है, 60 मिनट है, एक घंटे में 60 मिनट होता है। इसको नहीं आता वो डिवाइड करेगा 60 से, जिसको पता है वो सीधे लिख सकता है कि सर 2 घंटे होगा। अब अगली बात क्या आती है, इसको भी ध्यान करिए कि जब आप 0 डिग्री के पूर्व में जाते हैं,
या आगे जाते हैं तो आप समय को जोड़ेंगे, जब आप पीछे जाएंगे पश्चिम में या पीछे की ओर तो आप घटाएंगे। अब 2 घंटे हमारे पास आया है, क्या करेंगे, यहाँ 12 बजा हुआ था, 12 में आप 2 घंटे जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 2 बज जाएगा। 12 के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समय में 2 बज जाएगा, तो समय क्या होगा, 2 PM। आंसर आ गया 2 PM। क्या सभी को क्लियर है ये बात, यस और नो बताइए, फिर हमको सवाल देंगे। समझ में आ गया है, चलिए आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तब आप सीख पाएंगे। स्टेप आप ध्यान रखिएगा, पहले अंतर निकालना है, फिर उसको 4th लाइन फिर समझा दें। कौन सा 4th वाला है बताइए। कुछ नहीं करना है, जो भी आपको समय दिया है, जो आपका आंसर आया है उसमें आप जोड़ेंगे कब, जब आपको आगे जाना है। देखिए 30 डिग्री है वो आगे बना है, यानी पूर्व की तरफ बना है, तो आप उसमें जोड़ेंगे। यदि ये सवाल में पीछे यहाँ कहीं दिया होता लाइन तो आप घटा देते, ये बताया हुआ है। 12 + 2 कैसे जोड़ें, सिंपल है, समय है 12 बजा, उसमें 2 घंटे जोड़ो तो 2 ही तो बचेगा। 12 के बाद 1 घंटा जोड़ो तो 1 बच जाएगा, फिर उसमें 1 घंटा और जोड़ो तो 2 बच जाएंगे। समय में आप घंटे जोड़ रहे हैं बस। जैसे 4 बजा हुआ है तो 4 में 1 घंटा जोड़ दो तो 5 बच जाएगा, यही बात है ना, क्लियर है। चलिए अब मैं सवाल देता हूँ, आप अटेम्प्ट करेंगे तब आप सीख पाएंगे, ठीक है, फिर समस्या होगी तो बताइएगा। चलिए 0 डिग्री है, यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि बजा है 7 बजे शाम के, और आपको बताना है 15 डिग्री पर कोई जगह है, वहां पर उसका समय क्या होगा। चलिए 2 मिनट है, स्टेप बाय स्टेप आप करिए और आंसर करिए। स्टेप 1 में डिफरेंस लीजिए देशांतरों का, जो ऊपर दिया होता है ना, इनका आप डिफरेंस लेंगे, सबसे पहले यही काम करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हर एक डिग्री में 4 मिनट होता है इसलिए। फिर जो भी आंसर आएगा वो आपका मिनट में आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस आंसर को मिनट वाले को 60 से भाग कर देंगे, जितने भी घंटे बनेंगे उसे आप जोड़ेंगे या घटाएंगे अपने हिसाब से। समय बताइए दीपेंद्र, समय बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सभी लोग आंसर करें, दीपेंद्र का आंसर आ गया है। अपना अपना करेंगे सब, ठीक है, यहाँ चैट बॉक्स में आप देख के चीटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। और ये यूपीएससी का फेवरेट सवाल है, हर साल 1-2 सवाल आते हैं यहाँ से। चलिए वेरी गुड। 8 घंटे नहीं, 8 PM होगा ना, पारुल एंड अंजुम। समय पूछा है तो आवर में नहीं, आप PM में बताएंगे, ठीक है। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। तो लगभग सभी का आंसर सही है, सभी ने सही आंसर किया है, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। अब आपको देंगे हम इस तरफ क्वेश्चन, यहाँ पर मान लेते हैं 45 डिग्री है और यहाँ का समय हुआ है सुबह के 6 बजे हुए हैं, सुबह के, ठीक है, AM है क्योंकि। बताइए 45 डिग्री पर क्या समय होगा। चलिए सॉल्व करिए, ये पहला था, ये दूसरा, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 8 PM, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। आंसर आया है, देखते हैं किसका आंसर आया है। दीपेंद्र का आ गया है, मनीषा जी का भी आ गया है, शाबाश, वेरी गुड। वाह भाई, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने तो, वेरी गुड। समय के साथ लिखिए हाफ लेना, ठीक है। आप जैसे जब विद्यार्थी होते हैं तो पढ़ाने का आनंद अपने आप आने लगता है। वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। आंसर क्या होगा, सुबह के 3 बज जाएंगे। और मैं आपको शॉर्ट तरीका बता दूं, ये सब करने की बजाय, ये तो मैंने सिखा दिया स्टेप कि आपको जब याद ना आए तो कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीका क्या है,
15 का मल्टीपल देखना है, यानी 15 से काटना है, डिवाइड करना है, सिंपल। 15 की टेबल याद कर लो। 15 से 45 जाता है 3 बार में, तो बस 3 घंटे आंसर आपका हो गया। अब इसमें कर दो माइनस, तो 3 बच जाएंगे। समझ में आया शॉर्टकट? 15 का आपको क्या करना है, टेबल याद कर लेना कि 15 से कितनी बार कट रहा है। अगर कट रहा है तो 15 से काटिए और तुरंत आंसर पाइए। कैसे करना है देखो, मैं बताता हूँ आपको। शॉर्टकट करेंगे आप सभी लोग, ठीक है? शॉर्टकट अपनाएंगे। जैसे कि 6 बजा हुआ है और मैंने आपको दिया है 120 डिग्री। बताइए 120 डिग्री पे क्या समय होगा? 15 की टेबल से आप डिवाइड करिए 120, आपको मालूम चलेगा कितने घंटे हो गए। चलिए करिए शॉर्टकट से। नहीं याद है मैं लिख दूं, 15 एकम 15, दूनी 30, यहाँ 45, चौका 60, पचे 75, छक्का 90, सत्ते 105, अट्ठे 120 और 9 35। यानी कितनी बार में जा रहा है 120? 8 बार में जा रहा है सर। तो यानी 15 से डिवाइड करने पर सर 8 घंटे यहाँ पर आ जाएंगे। 8 घंटे इसमें जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल। चलिए एक और देते हैं आपको, अब आप खुद से करेंगे। चलिए 75 डिग्री बताइए, 75 डिग्री पे समय क्या होगा जब यहाँ पर 2 बजा है दोपहर का। चलो शुरू हो जाओ। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, करिए। आंसर दीजिए मुझे, आंसर। समय क्या होगा 75 डिग्री पर? जितनी बार में डिवाइड होगा वो आपके घंटे आ जाएंगे, इतने घंटे, ठीक है? उन्हें आप जोड़िए घटाइए अपने अनुसार, जो आपको सिखाया है। ना ना ना, 6 PM नहीं आएगा, गलती मत करिए। नहीं दे पे 7 PM आप लोग कैसे बता रहे हैं? गलती क्यों कर रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिए किस तरफ पूछा गया है, आप लोग जोड़ दे रहे हैं। मनीषा का अलग आंसर आया है। आप लोग गलती कर रहे हैं, पारुल और दीपेंद्र। और आप क्या गलती कर रहे हैं, आप जोड़ दे रहे हैं। 75 जाता है 15 से 5 बार में, 15 पचे 75, यानी कि 5 घंटे हमें घटाने हैं, क्योंकि आपने देखा ये पश्चिम में है, इस तरफ है पीछे। तो 2 बजे में घटा दो कितने घंटे, 5 घंटे घटाओ, तो 2 तो चला गया, कितना बचा, 3 बच गया, तो बच जाएगा 9। सुबह का 9 AM हो जाएगा। सही है? 9 वाले कितने हैं भैया यहाँ पर? चलो वेरी गुड दीपेंद्र, ठीक है। प्रेरणा का भी सही आंसर है, मनीषा का भी सही है, वेरी गुड। सभी ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। तो आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा, समझ में आ गई होगी चीजें। कैसा लगा आपको टॉपिक, समझ में आया सब कुछ? ओके दीपेंद्र, ऑलवेज बी हैप्पी, हम यही चाहते हैं। और एक बात और कहूँगा कि आप सही बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं प्रॉपरली, ठीक है? चलिए क्लास का समय हो रहा है, आपकी अगली क्लास का समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को ज्वाइन करने के लिए। ये भी सारी PDF आपको इसी ऐप में मिल जाएंगी, और आपको ये लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है? मैं क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हाँ हाँ जी, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, समय हो गया है आपका। चलिए।